बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ख़बर यह है कि नैब फिर सरगर्म हो गया और ख्वाजा साद रफ़ीक के ख़िलाफ़ एक इंक्वायरी जो है वो दोबारा ऑर्डर कर दी गई है, जबकि दूसरी तरफ पंजाब कबीना जो है वो आपस में उनके दरमियान झगड़ा हो गया है। पहले मैं आता हूँ ख्वाजा साद रफ़ीक के बारे में। ख्वाजा साद रफ़ीक के हवाले से बाकायदा एक एलामिया जारी किया गया है नैब की तरफ से कि नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ है, जिसमें ख्वाजा साद रफ़ीक के ख़िलाफ़ करप्शन की इंक्वायरी की मंजूरी दी गई है। जो इसके साथ साथ मियाँ मंशा के ख़िलाफ़ भी करप्शन की जो है इंक्वायरी की मंजूरी दी गई है। लंदन में उन्होंने एक होटल ख़रीदा था, ये पुराना केस है, लेकिन वो अब जाहिर है चूँकि मियाँ मंशा है तो मियाँ मंशा को कौन फड़ सकता है। वो ये यानी एक गोंगलों तो मिट्टी झाड़ने वाली गल है। मियाँ मंशा अली मेरा ज़ाती ख्याल है, और आबद शेर अली के जो वालिद हैं चौधरी शेर अली, उनके ख़िलाफ़ भी इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। ख्वाजा साद रफ़ीक जो हैं वो ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नवाज़ के बड़े सरगर्म रहनुमा हैं, लेकिन जब से वो बाहर आए थे ना वो सारे चुप करा रहे थे कि चुप कर, वो चुप कर, बोलना नहीं। बहुत डरे हुए थे, बड़े खौफजदा थे। वो हर एक से कहते थे कि मुज़ाहमत की नहीं बल्कि मुफाहमत की पॉलिसी अपनाएं, और वो मुसलसल 1.5 साल की पौने 2 साल की जो जेल थी और जिस तरीके से उन्होंने काटी थी वो काफ़ी उस हवाले से जो है ना एक खौफ का शिकार थे। और साथ साथ वो अपने जो करीबी हल्के थे उनमें ये भी कहते पाए जा रहे थे कि जनाब मैंने अरबों रुपए का नुकसान किया, मेरा कारोबार बर्बाद होकर रह गया। पैरागॉन हाउसिंग स्कीम उनका कारोबार है और वो कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, फिर 1.5-2 साल मैं इस उम्र में जेल में भी रहा हूँ, तो अब मैं मज़ीद नहीं जाना चाहता, तो मेहरबानी करें मुज़ाहमत की नहीं मुफाहमत की पॉलिसी की तरफ आएँ। मुझे याद है कि ख्वाजा साद रफ़ीक को लाहौर का सदर बनाने की भी बात की गई थी, तो उन्होंने इनकार कर दिया था कि मेरे में अब हिम्मत नहीं है सर जी, मैंने तो माफ़ी दे दो। अच्छा, उसके बाद फिर उनको कहा गया कि PDM में आप थोड़ा से एक्टिव हो जाएँ, तो उन्होंने उससे भी माजरत कर ली थी। जो लास्ट इजलास हुआ जूम के ऊपर, जिसकी खबर मैंने आपको दी थी नवाज शरीफ साहब की सरबराही में, तो उसमें भी ख्वाजा साद रफ़ीक ने बाकायदा तौर पर मुफाहमत की पॉलिसी की तरफ कहा था कि इस तरफ आएँ और मुज़ाहमत की पॉलिसी की तरफ ना आएँ, बल्कि उन्होंने परवेज़ रशीद ने जो बात की थी कि 10-15 साल अगर मुज़ाहमत की पॉलिसी जारी भी रहे, जद्दोजहद जारी रहे, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। तो उस पर उन्होंने कहा था ये किस किस्म की बातें हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रही। तो वो एक्चुअली जो वजह थी वो यही थी कि उनके ख़िलाफ़ चूँकि नैब में काफ़ी सारे इंक्वायरीज़ पेंडिंग थी, तो वो बचना चाह रहे थे उनसे कि मुझे कहीं नई इंक्वायरी में कोई धरना लैंड फिर, लेकिन वो अब धरे गए हैं। मतलब ये है कि अब उनके ख़िलाफ़ नई इंक्वायरी हो गई है। तो ख्वाजा साद जो थोड़े बहुत को बातें बूतें कर रहे थे, अगर फ़र्ज़ करो कि मतलब एक कारी ची गल कर रहे सन, तो वो भी हूँ मेरा ख्याल है नहीं करेंगे। इस हद तक वो डरे हुए थे। वैसे जो हालात जेल में उनके साथ रहे हैं वो जो मुझे पता चलते रहे हैं, तो उसके बाद अच्छा खासा आदमी भी डर डर जाता है। लेकिन ख्वाजा साद रफ़ीक जो है ना वो बिल्कुल खामोश तबाह बन गए थे और बातें बहुत कम कर रहे थे। लेकिन अब हुआ ये है कि फिर इंक्वायरी का मामला शुरू हो रहा है, तो फिर ज़ाहिर है कि ख्वाजा साद एक चुप तो 100 सुख दी पॉलिसी फौरी तौर पे अपना लेंगे। पहले वैसे इस पॉलिसी का इतना कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है इस दफ़ा फ़ायदा हो जाए। अब मैं आता हूँ पंजाब के बजट की जानिब और पंजाब कबीना में जो झगड़ा हुआ है उसकी जानिब। ये जो झगड़ा हुआ है ये पंजाब कबीना का जो इजलास था बजट के हवाले से, उसमें हुआ। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार वसीम अकरम प्लस, या ये ज़हन में रखिएगा हमेशा, वसीम अकरम प्लस आपने फौरी तौर पे सोच लेना, वो जो है ना वो ज़ाहिर इजलास की सरबराही कर रहे थे। तो उसमें राजा बशारत साहब ने बात शुरू की और राजा बशारत साहब ने कहा कि जनाब हाशिम जवां वक्त को, यानी जो वज़ीर ख़जाना है, उनको उन्होंने मुखातिब करके कहा कि जनाब आप ये एक अजीब किस्म का आप सिलसिला इस दफ़ा शुरू हुआ है, और उस सिलसिला ये शुरू हुआ है कि आपने जो ADP है यानी एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है पंजाब का, उसके हवाले से पार्लियामेंटेरियंस को किसी किस्म के एतमाद में नहीं लिया जा रहा, उनको बुलाया नहीं जा रहा, उनसे पूछा नहीं जा रहा, जबकि माजी में ऐसा होता रहा है। और ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जब बजट पास होने लगता है तो फिर जो पार्लियामेंटेरियंस जिन्होंने स्कीमां पईयां होंगी ना, गली बनने लगी, कोई सड़क बनने लगी, वो फिर चुप कर जाते हैं और ज़्यादा एतराज़ात नहीं उठाते, तो फिनांस बिल आराम से पास हो जाता है और उनका भी फ़ायदा होता है, फिर इलाके के लोगों का भी फ़ायदा हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि इस बार ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही हमसे कोई आपने मांगे हैं कि आपके जो डिपार्टमेंट हैं वज़रा से उनके क्या बजट होने चाहिए, बजट एलोकेशन आपने हमसे मांगी नहीं, हमसे कोई कंसल्टेशन ही नहीं की गई। ये एक अजीब बात है। राजा बशारत ने इस पर काफ़ी नापसंदीदगी का इजहार किया, बल्कि वो रैश होने वाले आदमी नहीं हैं राजा बशारत साहब, मैं उनको एक मुद्दत से जानता हूँ, ज़ाहिर है पंजाब असम्बली कवर करते रहे हैं।
तो वो तीसरी बार मिनिस्टर हैं और तीसरी बार भी वो वज़ीर कानून ही हैं। ये बात आप जहन में रखिएगा। ये शहबाज शरीफ के दौर में भी वज़ीर कानून रहे हैं जो 97 से 99 तक था, उसके बाद परवेज़ इलाही के साथ रहे और अब फिर तीसरी बार वज़ीर कानून है। तो काफ़ी धीमे मिजाज के आदमी हैं, लेकिन इस बात के ऊपर वो थोड़े से यानी एक किस्म के रैश से हो गए, जिस पर हाशिम जवाब बख्त ने बड़ा मुंह भर के जवाब देता। उन्होंने कहा कि जनाब आप जो बात मुझे कह रहे हैं वो बात ये है कि आप अपने सेक्रेटरी से पूछें। हमने तो डिपार्टमेंट से मांगे जो चीज़ें वो उन्होंने हमें फराहम कर दी। अगर आपका सेक्रेटरी आपको नहीं बताता तो इसमें हमारा क्या कसूर है, जाएँ अपने सेक्रेटरी को काबू में करें। इस दौरान जो है वो मोहसिन लगारी साहब, वो सूबाई वज़ीर आपाशी हैं, वो भी दरमियान में आ गए और उन्होंने कहा कि जनाब ये सेक्रेटरी जो हैं आप उनसे पूछ लेते हैं, ठीक है, जबकि हमारे इल्म में कोई बात ही नहीं है, असी चंगे वज़ीर बने हैं कि सानू पूछते ही कोई नहीं, सेक्रेटरी से पूछ रहे हैं। तो वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि जनाब चूँकि मैं वज़ीर आला हूँ, मैं सेक्रेटरी से पूछूं या वज़ीर से पूछूं, ये मेरा इख्तियार है, आप आराम से बैठें। तो वो एक किस्म का तनाव जो है वो माहौल में पैदा हो गया। लेकिन बहरहाल चूँकि वो वज़ीर आला हैं और ये दोनों सूबाई वज़ीर हैं, तो इन्होंने अपनी बात पूरी, यानी कहते हैं ना जिसको, ज़ोर से की, लेकिन इनकी बात कोई इतनी वज़ीर आला ने उसको वेट नहीं दिया। अच्छा, अब इस सिलसिले में जो अब्दुल्ला जो असल बात है, सॉरी पहले मैं उसकी तरफ आता हूँ, ये सारा रोला पिया क्यों है? रोला इसलिए पड़ा हुआ है कि जो पंजाब का जो वफाक के ऊपर उनको पैसे मिलते हैं डिविजिबल पूल के अंदर से, वो हर साल कट होते चले जा रहे हैं और अब तक अगर देखा जाए तो कमो बेश मेरा ख्याल है हर साल जितने कट लगते जा रहे हैं उससे लगता ही है कि 300 अरब रुपए के करीब कमो बेश 300 अरब रुपए के करीब वफाक जो है वो पंजाब का खा चुका है। अच्छा, अब जब सिंध वाले ये बात करते हैं ना हमारे दोस्त के जनाब हमारे पैसे वफाक खा गया है, तो हम कहते हैं अभी रोला पाते हैं, तो आदत पई है। लेकिन अब पंजाब के पैसे खाए गए और पंजाब के पैसे खाए गए थे, बीइंग पंजाबी और लाहौरिया, मुझे तो बहुत यानी दुखे ही ये बात। तो वो कितने पैसे खाए गए हैं? वो पैसे इतने खाए गए हैं कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि 2017-18 में ये 155 अरब रुपए थे जो कि वफाक ने पंजाब को दिए थे। ये नून लीग का दौर था। 2018-19 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ चुकी थी और उस वक़्त ये कम करके 82 अरब रुपीज़ बना दिए गए, यानी 82 अरब रुपये कर दिए गए। 2019-20 में ये 52 अरब रुपये कर दिए गए और 2020-21 में ये 44 अरब रुपये कर दिए गए। यानी अब आप अंदाज़ा लगाएं कि 155 अरब रुपए से कम होते होते ये आ गए हैं 44 अरब रुपए के ऊपर। तो ये 3 सालों के दौरान अगर आप इसको मिलाएं तो ये 300 अरब रुपए के करीब का कट है तकरीबन जो लग गया है और ये पंजाब का हक है। ये पैसे जो हैं ये पंजाब के हक पर बाकायदा वफाक डाका मार रहा है। मुझे याद है जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो मैंने पूछा, बजट पहला इन्होंने पेश किया तो सूबाई वज़ीर हैं अलीम खान, तो मैंने उनसे कहा कि खान साहब ये 640 अरब रुपए का डेवलपमेंट बजट था शहबाज शरीफ का जो लास्ट उन्होंने पेश किया था पंजाब के अंदर, तो आपने उसको 240 अरब रुपए कर दिया है, सीधा 400 अरब रुपए का आपने कट लगा दिया है। इससे तो बेरोज़गारी फैलेगी, सड़कें नहीं बनेंगी, स्कूल नहीं बनेंगे, जो इमारतें बनी हुई हैं उनकी देख रेख नहीं हो सकेगी। तो किस तरह से आप कर रहे हैं? और जो आम आदमी बेरोज़गार होगा, मजदूर तबका, उसके पास तो कोई राशन नहीं होता बेचारा, वो किस तरह से गुजारा करेगा? उसके पास तो सेविंग ही कोई नहीं होती। तो डकैतियों की रेशो बढ़ जाएगी यहाँ पर पाकिस्तान में, पंजाब के अंदर अमन अमान की सूरत ख़राब होगी। तो अलीम खान बड़े मुस्कराए और उन्होंने कहा कि बट साहब पैसे है ही नहीं तो कितों दिए। यानी मतलब ये है कि वो पैसे कहाँ जा रहे थे, वो यहाँ जा रहे थे कि वफाक जो है वो कट लगाता जा रहा था हमारे हक के ऊपर और ये हुकूमत चुप करके बैठी हुई थी। सिर्फ एक बंदा बोलता रहा इस मामले के ऊपर, उसका नाम है सैयद हसन मुर्तज़ा, पीपल्स पार्टी का पार्लियामेंटेरियन लीडर है, बड़ा ही यानी वो कहना चाहिए वोकल आदमी, और हर बात को बड़े ही तरीके के साथ, कभी किसी लतीफ़े की सूरत में और कभी बहुत जज्बाती होकर वो ऐवान के अंदर उठाता है। और ये बात हर साल वो उठाते रहे, जो हसन मुर्तज़ा साहब हैं उन्होंने हर साल ये बात उठाई
कि पंजाब का जो है ना हक वो खाया जा रहा है। और बल्कि वो पंजाब की जब बात करते हैं, बल्कि पंजाब से जब बात तकरीर करते हैं वो करते ही पंजाबी में। उन्होंने कहा जनाब वज़ीर आला साहब साडा हक खाया जा रहा है, साडा हक रखो इत्थे, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। अच्छा, अब ये सारी की सारी गुफ्तगू जो है ना, ये जो मैंने पहले आपको बताई कि जनाब वज़ीर आपस में जो उलझ पड़े और वज़ीर आला ने बिल्कुल मुंह भर के जवाब दे दिया एक वज़ीर को, तो वो सारी की सारी बैकग्राउंड ये है कि चूँकि पैसे हैं ही नहीं, लिहाजा पार्लियामेंटेरियंस को बुला के क्या पूछें कि ताड़ी केड़ी गली बननी है, ताड़ी केड़ी सड़क बननी है, ताड़े केड़ा कोई बेसिक हेल्थ यूनिट रह गया है और कौन सा अस्पताल है जो तमीर होना है, वो क्या पूछें। जब उनके पास पैसे ही नहीं है तो वो बुला के पूछ के क्या करेंगे। जब इनके पास है ही कुछ नहीं और ये उनको कुछ दे ही नहीं सकते पार्लियामेंटेरियंस को, तो बुलाकर क्या कहेंगे केड़ी स्कूल बनाना है तो केड़ी मसीत बनानी है तो केड़ा कोई उत्थे नवा बेसिक हेल्थ यूनिट बनाना है। हालांकि बेसिक हेल्थ यूनिट से बल्कि मुझे याद आया कि जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स जो हैं ये परवेज़ लाई के दौर का मंसूबा था और ये बड़ा अच्छा एक मंसूबा था, जिससे जो गांव हैं वहाँ पर इलाज मुआवजे की छोटी मोटी फर्स्ट एड टाइप को छोटा मोटा ऑपरेशन को बुखार की कोई इस तरह की दवाइयाँ जो हैं वो लोगों को मुफ्त मिल जाती थी। वो पूरे का पूरा सिस्टम ही बंद कर दिया इस हुकूमत ने, जिसके ऊपर फिर अगेन जिस बंदे ने रोला डाला उसका नाम हसन मुर्तज़ा है। उसने कहा कि ये बहुत जुल्म है, 19,000 बंदा इससे बेरोज़गार हो जाएगा और जो पंजाब की आबादी जिसको सेहत की पहले कोई सहूलत नहीं है वो मज़ीद जो थोड़ी बहुत थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो उसने फिर एक दफ़ा इस पंजाब असम्बली के इजलास में इस बात पर बड़ा रोला डाला। बहरहाल अब ये जो सारा कुछ हो रहा है, ये जो पंजाब के ऊपर डाका मारा गया, इस पर वसीम अकरम प्लस साहब जो हैं वो सुमन बुकमन का रोल प्ले कर रहे हैं, बिल्कुल कोई बात नहीं कर रहे। अलबत्ता जो अब्दुल्ला सुंबल साहब हैं सेक्रेटरी PND यानी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जो हैं सेक्रेटरी अब्दुल्ला सुंबल साहब, उन्होंने बताया है कि जनाब वफाक के साथ हमारी बात चल रही है, CM साहब भी कर रहे हैं और चीफ सेक्रेटरी साहब भी कर रहे हैं। तो जो चीफ सेक्रेटरी साहब तो शायद कर रहे हो सकता है, ज़ाहिर है उनकी नौकरी है, हो सकता है वो कर रहे हो, लेकिन जो वज़ीर आला साहब है ना वो तो बस इतना ही कर रहे होंगे, उत्ते फ़ोन करके पिंकी बाजी की हाल है, तानू कोई चीज़ तो नहीं चाहिए को मोकल मैनू भेज दियो ताड़ी मेहरबानी, बस इस तरह की बात ही वो कर रहे होंगे। उनमें तो ये कोई उनमें जुर्रत ही नहीं है कि वो वफाक के अंदर जाके किसी से बात कर सकेंगे हमारा हक मारा जा रहा है। वज़ीर आला सिंध जो हैं वो खड़े होकर बाकायदा तौर पर इस बात पर रोला डालते हैं, वो बाकायदा ऐवान से ख़िताब करते हुए कहते हैं, जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल वो सिंध की बात करते हैं, बल्कि एक दफ़ा उन्होंने पंजाब की बात भी की थी कि यहाँ पर भी जो है वो डाका मारा जा रहा है। तो ये सारी सूरत हाल जो है, ये पंजाब का अगर ये लीडर है ये जो वसीम अकरम प्लस है, तो इसे चाहिए ना कि इसके ऊपर बबांगे दोहल बात करे, पंजाब के अवाम का हक खाया जा रहा है और भाई चुप करके बैठा है। वो सुबह निकलता है और आराम से चक्कर चुक्कर ला के गलियाँ ना मुड़ के जाके एक बंदा जो उसको कोई उसकी किसी ने बात नहीं मानी होती, मसलन उन्होंने एक बहुत आला अफसर जो लाहौर के थे उनको इस बात पे मुअत्तल कर दी कि सफाई नहीं हो रही, हालांकि अब लाहौर में सफाई हो रही है, जिसलिए नहीं सी हो रही उसलिए कुछ नहीं किया। असल बात यह है कि उनके कहने पर उन्होंने काम नहीं किया, उनके किसी चहीते के कहने पर तो उन्होंने बहाना पा के उन्हें मुअत्तल कर दिया। ये एक सारी सूरत हाल जो है ना वो बन रही है पाकिस्तान के अंदर, कोई या पंजाब के अंदर कम अज़ कम कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। ये 2-3 लोग जो मैंने मोहसिन लगारी साहब की बात की, राजा बिशारत साहब की बात की, इन्होंने जो बातें की हैं कि जनाब ये पार्लियामेंटेरियंस को बुला के आप पूछ नहीं रहे, तो ये एक्चुअली उन्होंने जो बात की है ये इस दुख से की है कि उन्हें पता है कि अगले साल की स्कीमों में कुछ नहीं होना। और दूसरी बात जो है वो ये है कि जब ये बजट पेश होगा और फाइनेंस बिल पास होने की बारी आएगी तो फिर अरकान असम्बली जरा रोला पाएंगे ना और उनको बजट पास करना मसला बन सकता है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए राजा बिशारत साहब ने ये सारी बात की है। लेकिन उन्होंने गल में ज़ाहिर है हाशिम जो आम वक्त में कौन पूछ सकता है, वो आटा चीनी स्कैंडल ये उन्हीं के ख़ानदान की वारदात है ना, उनको कौन पूछ सकता है, किसी ने पूछा ही नहीं, ना पूछ सकता कोई, तो लिहाजा उन्होंने कहा कि चल लगे हो। ये वाला एक सीन जो है वो पंजाब कबीना के अंदर चल रहा है। और ये जो प्रेस रिलीज़ है इनकी अपना नैब वालों का अलामिया है, ये बड़ा हासे वाला है कि मियाँ मंशा के ख़िलाफ़ होटल के हवाले से तहकीकात और ख्वाजा साहब की जनाब करप्शन की तहकीकात, हासा ही आंदा है। ख्वाजा साहब तो बेचारा फिर फड़िया जा सकता है, लेकिन मियाँ मंशा को कौन हथ पा सकता है भाजी, कौन पा सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा मियाँ मंशा को पकड़ सकता है। हालांकि ये होटल वाला काम जो है ना ये बहुत पुराना है और इसके ख़िलाफ़ मुकम्मल सईद गनी साहब जो हैं वो मुकम्मल इसको परसू करते जा रहे हैं, लेकिन मियाँ मंशा के ख़िलाफ़ ना कोई ख़बर चलाता है तो ना कोई इसको पकड़ पाता है।
गल्लां ही बढ़िया हैं। ये जो नैब सरगर्म हुआ ना, ये आज आगे सारी बिजली गिरनी ख्वाजा साद के ऊपर और चौधरी शेर अली के ऊपर, बाकी सब क्रिस्टल क्लियर हो जाने। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीलॉग।